क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते एग्जाम टर्म सेकंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण के रास्ते पहला क्वेश्चन है बच्चों, जापान में औद्योगिकरण यानी औद्योगिक मजदूरों की स्थिति क्या थी। तो जापान के अंदर जो औद्योगिक मजदूर थे उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जापान में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से समझा सकते हैं। पहला पॉइंट है, औद्योगिक मजदूरों की संख्या 7 लाख 1870 से बढ़कर 4 लाख 1910 तक हो गई। तो जापान के अंदर जो औद्योगिक मजदूर थे 1870 में उनकी संख्या 7 लाख थी, जो कि 1910 में बढ़कर 40 लाख हो गई। नेक्स्ट से अधिकतर इकाइयों में 5 से कम मजदूर होते थे। तो बच्चे यहाँ पर जो जापान के अंदर औद्योगिक मजदूर थे उनका एक इकाई बना दी जाती थी, यानी इकाई में कम से कम 5 मजदूर होते थे। मशीनों और बिजलियों का प्रयोग नहीं होता था, तो ये 5 जो मजदूर की इकाई होती थी वो मिलकर काम करती थी। तो यहाँ पर ना तो मशीनें थी ना बिजली, इसलिए 5 जने एक काम को बहुत अच्छी तरह मिलकर कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक मजदूर की स्थिति थी। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कारखानों में आधे से ज़्यादा महिलाएं होती थी, परंतु पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा हो गई थी। यानी अगर हम जापान औद्योगिकरण मजदूरों की बात करें तो मजदूरों में महिलाएं भी थी, लेकिन महिलाओं से ज़्यादा पुरुष होते थे, क्योंकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी। तो इसलिए जापान औद्योगिक मजदूरों में महिलाओं की संख्या भी भागीदारी में थी। 1886 में प्रथम आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं द्वारा किया गया। यहाँ पर महिला इतनी जागरूक हो गई थी कि महिलाओं की एक पहली हड़ताल हुई थी, वो हुई थी 1886 में। तो ये था जापान में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकता के मार्ग का उल्लेख कीजिए। तो जापान में आधुनिकता यानी नई नई जो आधुनिकीकरण को अपनाया था तो उसका मार्ग क्या था। पहला है, जापान ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ साथ अपने पारंपरिक कौशल प्रथाओं का प्रयोग किया। तो जापान ने सबसे पहले अपने उद्योग में अपने देश में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और अपनी पारंपरिक कौशल और प्रथाओं को कभी भी उन्होंने खोने नहीं दिया। यानी इन्होंने अपनी कौशल और प्रथाओं का प्रयोग करा, अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करा। इन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखा और जिसके आधार पर जापान जो था एक शक्ति के रूप में भी उभरा। और नेक्स्ट, जापान ने पश्चिम का अनुसरण किया, परंतु हर समस्या का समाधान अपने तरीके से हल करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर यह है कि जापान ने पश्चिम के देशों से खुलकर व्यापार करा, उनके देशों ने जापान में आया, परंतु लेकिन एक बात याद रखना कि जापान ने पश्चिमी देशों से व्यापार तो करा और व्यापार के नियमों को अपनाया, परंतु अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करा, ना कि वो दूसरे देशों के अंडर में रहकर करा। यानी यहाँ पर जापान ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और सारे अपने फैसले स्वयं लिए। तो जापानी राष्ट्रवाद द्वारा एशिया के पश्चिमी आधिपत्य से मुक्त कराने की आशा के साथ साथ साम्राज्य का निर्माण भी हो गया। तो जापानी राष्ट्रवाद द्वारा एशिया और पश्चिम आधिपत्य से मुक्त कराया और अपने साम्राज्य का निर्माण भी किया। नेक्स्ट, जापान द्वारा अपनी परंपराओं को एक नए तरीके के अनुसार संरचनात्मक ढंग से प्रयोग किया। तो जापान एक ऐसा देश है जिसने अपनी परंपराओं को आज भी विकसित रखा और अपनी परंपराओं को एक नई तरीके के अनुसार उन्होंने संरचनात्मक ढंग से प्रयोग किया। आज जापान आर्थिक क्षेत्र और उद्योगों में आज विकसित भी हो चुका है और उनकी अगर मैं सांस्कृतिक और परंपराओं की बात करूं तो जापान आज अपने सांस्कृतिक और परंपराओं के आधार पर भी आत्मनिर्भर है और बाहरी देशों की सांस्कृतिक परंपराएं कभी भी जापान की सांस्कृतिक परंपराओं पर हावी नहीं हो पाई है। तो ये आधुनिकीकरण के मार्ग था। अब बात करते हैं जापान में शोगुनों द्वारा अपनाई गई नीतियों के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। जो शोगुन थे, शोगुनों जो वहाँ के शासक रह चुके हैं, तो उनकी क्या नीतियाँ थी। पहला है, शोगुनों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी जापान के अंदर। इस दौरान व्यक्तियों के गुणों को पद से अधिक महत्व दिया जाने लगा। पहले क्या होता है आज के टाइम पे कि हम पद को महत्व देते हैं, पद पर चाहे कैसा भी व्यक्ति बैठ जाए हम पद के आधार पर उसको हम बहुत ही योग्य मानते हैं। लेकिन उस दौरान शोगुनों ने साफ साफ कह दिया पद को ऐसा भी है, लेकिन व्यक्ति के जो गुण है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ना कि उसके पद को दी जाएगी। दूसरा है, लोगों के पहले के शौक के कारण लेखक अपने लेखन कार्य से जीविका चला सकते थे। पहले क्या था, लोग अपना शौक यानी अपनी चीज़ें शौक रखते थे, लिखने का लेखन करते थे, अपनी विचार लिखते थे, तो अब इस आधार पर वो अपनी जीविका भी चला सकते थे कि जिस किसी ने अपनी पुस्तक लिखी उसे मार्केट में बेच दी।
तो यानी अपने लेखन कार्य से जीविका चला सके। ये शोगुनों की नीतियाँ थी। जापान चीन से रेशम और भारत से कपड़ा आयात करता था, जिसकी कीमत सोने और चांदी में दी जाती थी। तो जापान के अंदर शोगुनों की नीतियों के आधार पर जापान ने चीन से रेशम मंगाया, भारत से कपड़ा आयात करता था और इसके बदले में ये सोने और चांदी के आधार पर इसकी अदाई की जाती थी। ये शोगुनों की नीतियाँ थी। नेक्स्ट है, मुद्रा के प्रयोग से वृद्धि हुई और चावल के शेयर बाजार का निर्माण हुआ। तो जापान में जब मुद्रा का प्रचलन हो गया तो यहाँ पर चावल के शेयर बाजार का भी निर्माण हुआ और बहुत बड़ा चावल का शेयर बाजार के रूप में जापान प्रेजेंट हो गया, यानी मौजूद। अब बात करते हैं जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए। तो जापान का जो विकास हुआ था तो लोगों का रहन सहन यानी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदली उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पैतृक परिवार व्यवस्था के स्थान पर एकल परिवार की स्थापना हुई। पहले क्या था, पैतृक परिवार था यानी पिता की चलती थी, लेकिन यहाँ पर अब जापान के अंदर जो विकास हुआ उसके बाद यहाँ पर एकल परिवार की स्थापना होगी। नेक्स्ट है, परिवार में पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। यानी यहाँ पर जब जापान के अंदर विकास हुआ तो वहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी में अब पुरुषों के साथ साथ वहाँ की महिलाएं भी यानी घर की जो पत्नी है वो भी पति का हाथ बटाने में लग गई और वो भी उद्योगों में काम करने लगी, ताकि दोनों मिलकर अपना जो गुजर बसर है यानी अपना जो जिंदगी है वो चलाते थे। फिर जापान में विकास की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बदलाव हो रहा है कि वस्तुओं की मांगे बढ़ने लगी, जैसे घरेलू उत्पाद, नए प्रकार के घर। यहाँ पर जब वस्तु की मांगे बढ़ने लगी तो यहाँ पर बड़ी बड़ी तकनीकों को अपनाया गया और बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया गया और यहाँ पर रोजगार तेजी से बढ़ा। फिर नए घरों की मांग की पूरा करने के लिए विभिन्न कंपनियों ने आसान किस्तों पर लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण प्रदान किया। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई और लोग अपने मकान बना चाहते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ से उन्हें लोन मिलने लगा, ऋण मिलने लगे और ऋण के आधार पर यहाँ पर लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। तो ये थी हमारे यहाँ पर जापान के विकास की रोजमर्रा की ज़िंदगी। अब बात करेंगे मेजनी काल में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पर टिप्पणी लिखी है। तो मेजनी जो काल था वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, वहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो आधुनिकीकरण को अपनाया उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, मेजनी काल में अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण का पहला है, इस काल में कृषि पर कर लगाकर धन एकत्रित किया गया। तो मेजनी काल के अंदर वहाँ पर कृषि कर को बढ़ावा दिया गया और कृषि से अधिक मात्रा में कर लिया गया और अपने धन एकत्रित किया गया कृषि से कर लेकर और अपने जो कोष है उसको बढ़ाया गया। जापान में पहली रेल लाइन बिछाई गई यानी मेजनी काल के अंदर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को आसानी से पहुंचा सके, जिसके कारण जापान में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई गई और अधिक मात्रा में हमने उत्पादन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है, मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया, ताकि जो जापान के मजदूर थे उनको नए नए प्रशिक्षण मिले। इसलिए बाहर के जो ट्रेंड बड़े बड़े योग्य जो कारीगर थे उनको बुलाकर और जापान के मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया। ये मेजनी काल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में थे। अब मजदूरों को जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया, ताकि वो पढ़े लिखे हों और बड़ी बड़ी मशीनों को और नई नई जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर सके। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया, ताकि वो विदेशों से कुछ सीख कर आए। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई, जिससे यहाँ पर उद्योग यानी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छोड़ राजवंश ने कैसे किया, छोंग राजवंश ने। तो बात करते हैं जो छोंग राजवंश था जापान के अंदर, तो पश्चिमी ताकतों का उन्होंने सामना कैसे किया, चलिए देखते हैं। एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न नीतियां बनाई गई। संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया गया, ताकि वो नए नए कानूनों का निर्माण और विचार विमर्श और नीतियां बना सके। विद्यार्थियों को नए विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जापान और फ्रांस और ब्रिटेन भेजा गया, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो। नए अधिकार और क्रांति के विचारों का प्रसार हुआ। बाद में इन विद्यार्थियों ने गणतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वहाँ पर गणतंत्र स्थापित हो गया। अब बात करते हैं 1870 के बाद चीन में कौन कौन से सुधार किए गए, यानी 1970 के बाद चीन में क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि 1949 में यानी 1949 में चीन के अंदर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और वहाँ पर समाजवाद को अपना लिया गया, परंतु 1970 के आते आते चीन का विकास बाधित हुआ। तो चीन ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके अर्थव्यवस्था का नई आर्थिक नीति को अपनाया और उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया और उन्होंने अपने देश में नए बदलाव करे। जैसा कि 1972 में
चीन ने सबसे पहले अमेरिका से घनिष्ठ संबंध स्थापित करे, यानी अफ्रीका से घनिष्ठ, अमेरिका से, सॉरी यहाँ पर अफ्रीका नहीं अमेरिका है। चीन ने 1972 में अमेरिका से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और दोनों के आर्थिक तनाव को समाप्त किया गया। 1973 में कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान, तकनीक आदि में आधुनिकीकरण आरंभ किया गया। यहाँ पर पहले कृषि सरकार का नियंत्रण था, लेकिन अब कृषि का निजीकरण कर दिया। उद्योगों और सेना, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण को अपनाया गया और उनका निजीकरण कर दिया। 1978 में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया गया, क्योंकि चीन के अंदर बाहर के देशों की मनाही थी, लेकिन 1978 में खुले द्वार की नीति के तहत अब कोई भी बाहर का देश आकर चीन के अंदर व्यापार कर सकता था। और 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण कर दिया। तो ये थे हमारे बदलाव। सुधारों के पश्चात चीन में दोबारा वाद विवाद के मुख्य विचारों का उल्लेख कीजिए। जब चीन के अंदर जो सुधार किया गया था, उस सुधार के पश्चात बाद चीन में वाद विवाद के मुख्य विचार बताने। तो दोबारा वाद विवाद क्यों हुआ? पहला, दल द्वारा समर्थित मुख्य राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध पर आधारित थी। यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन की नीति और विश्व बाजार से संबंध बिल्कुल खोल दिए और संबंध स्थापित किए गए और यहाँ पर निजीकरण को अपनाया। दूसरा, सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं में असमानताओं को सामाजिक तनाव में वृद्धि का कारण मानते थे। उनका मानना था कि जो पुरुष और महिलाओं के अंदर जो असमानता है वो सामाजिक तनाव को बढ़ावा देता है, इसलिए उनमें जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयत्न किया गया। पश्चिम में नकल के स्थान पर चीन अपनी परंपरा पर अमल करते हुए आधुनिक समाज बनाने की क्षमता रखता था। इन्होंने बाहर की पश्चिमी सभ्यता की कोई भी नकल नहीं की और अपनी ही नीति, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पर आधारित अपनी एक नीतियां स्थापित की और अपने देश को मजबूती दी। चीनी वाद विवादों में किन 3 वर्गों के दृष्टिकोणों की झलक मिलती है? यानी चीन के अंदर जो वाद विवाद हुए उनमें 3 वर्गों की झलक देखने को मिली है। पहला, गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सन यात सेन पर जापान और पश्चिम के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला वर्ग है, सन यात सेन पर जापान और पश्चिम के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता था। कांग योवेल या लियांग किचाऊ जैसे आरंभिक सुधारों, पश्चिमी चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से प्रयोग करने की कोशिश की गई। साम्यवादी दल असमानता को समाप्त करना तथा विदेशियों को बाहर निकालना चाहते थे। ये 3 वर्गों की वाद विवाद में विचारधारा देखने को मिला। अब बात करते हैं चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो चीन के अंदर आधुनिकीकरण के जो तरीके अपनाए थे वो क्या थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो चीन ने पश्चिम और जापानी साम्राज्य के परिणाम स्वरूप कमजोर हो चुका था अफीम युद्ध और जापान के साथ हुए चीनियों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। तो जब पश्चिम और जापानी साम्राज्य जब चीन पे स्थापित हो गया था, तो चीन जो था अफीम युद्ध और जापान के साथ हुए चीनियों का काफ़ी क्षति हुई। यानी चीन का अफीम युद्ध हुआ था ना जापान के साथ, तो चीनी को काफ़ी नुकसान हुआ। चीन में आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को जाता है, क्योंकि चीन में 1949 में जब साम्यवादी दल की स्थापना हुई तो उन्होंने चीन के अंदर बदलाव किया। परंपराएं जो कि गरीबी, महिलाओं के दयनीय स्थिति तथा विकास ना होने के कारण थी, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया, निजी कारखानों और भू स्वामित्व का अंत हो गया। तो यहाँ पर साम्यवादी जब शासन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में आ गया, तो यहाँ पर गरीबों के हित के कार्य करने स्टार्ट कर दिए और चीन के अंदर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। और यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के अंदर जो असमानता उसको दूर करना और गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न किया गया। और इसके लिए इन्होंने साम्यवादी सरकार ने जितनी भी जो वहाँ पर उद्योग अर्थव्यवस्था थी उस पर सब पे सरकार का स्वामित्व आ गया और निजी कारखानों और भू स्वामित्व पर भी साम्यवादी सरकार का अधिकार स्थापित हो और तेजी से उद्योगीकरण करने का प्रयत्न किया गया। फलस्वरूप साम्यवादी दल द्वारा बाजार संबंधी सुधार किए गए और चीन आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली देश बना। राजनीतिक व्यवस्था पर अब भी साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण पाया जाता है और आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर चीन के आधुनिकीकरण में साम्यवादी दल का बहुत बड़ा योगदान है। बात करते हैं मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जब जापान में मेजी पुनर्स्थापना हुई थी उससे पहले जापान की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, चलिए देखते हैं। पहला है सम्राट का जापान में शासन था जो कि क्योटो में रहता था। तो मेजी पुनर्स्थापना से पहले जापान में सम्राट का शासन था और सम्राट जो था वो क्योटो में रहता था, यानी वहाँ की राजधानी। या फिर है नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी तक सत्ता का वास्तविक प्रयोग शोगुनों द्वारा किया गया। तो यानी जो शोगुनों वहाँ का शासक रहा, वास्तविक जापान की जो शक्ति का प्रयोग किया वो शोगुनों ने किया।
देश को 2250 भागों में बांट दिया गया। इनमें देम्यू शासन चलाते थे, यानी पूरे देश को, जापान को 250 भागों में बांटा और हर एक भाग का देम्यू को शासन दे दिया गया, यानी एक व्यक्ति को। अब वो जैसे हर राज्य को एक गवर्नर के हाथ में देते ना, ऐसे ही देम्यू के हाथ में दे दिया और देम्यू जो थे वही शासन चलाते थे। देम्यू के खतरे से बचने के लिए, क्योंकि एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, यानी भारी देम्यू के द्वारा भी आक्रमण होता था। देम्यू के खतरे से बचने के लिए शोगुन उनको राजधानी में अधिक समय रहने का आदेश देते थे कि भाई सबको अपने राजधानी में रहना जरूरी पड़ेगा। प्रमुख शहरों और कारखानों पर शोगुनों का नियंत्रण था, यानी संपूर्ण शोगुनों का शासन था, यानी जितने शहर है और खादाने वहाँ शोगुनों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। योद्धा वर्ग और देम्यू की सेवा में रहते थे। तो इस तरह से मेजनी पुनर्स्थापना के बाद जापान की ये स्थिति पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। जापान में 1943 में आधुनिकता पर विजय में हुई चर्चा पर निबंध लिखिए। तो जापान में जो 1943 में आधुनिकता पर जो विजय प्राप्त हुई उस पर चर्चा की, क्योंकि जापान में 1943 में आधुनिकीकरण को अपनाया गया। दर्शन SNKG ने आधुनिकता में पुनर्जागरण प्रकृति विद्वानों के विकास को सम्मिलित किया गया। इनके अनुसार जापान अपनी नैतिकता ऊर्जा से एक उपनिवेश बनाने से बच गया। अतः जापान का कर्तव्य है कि विज्ञान और धर्म का समन्वय करके एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया का निर्माण करें।